एक तरफ है राहुल गांधी, जिनको हर इलेक्शन में रीपैकेज करके लॉन्च किया जाता है, तब भी उनका कमबैक नहीं हो पाता। गजब बेइज्जती है। पर वहीं दूसरी ओर निर्मला सीतारमण भी हैं, जिन्हें पिछले कुछ दिनों तक हर कोई ट्रोल कर रहा था। बजट से पहले बहुत से मीम्स होते थे कि कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये टैक्स लगेंगे बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है, मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। और सिर्फ ऑपोजिशन के लोग ही नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के सपोर्टर्स उन्हें इंडिया के वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर का टैग दे रहे थे। पर आज उनके एक अनाउंसमेंट ने उन्हें एक ऐसा कमबैक दिया है। आई एम नाउ हैप्पी टू अनाउंस दैट देयर विल बी नो इनकम टैक्स पेएबल up to income of 12 लाख रुपीस, जिससे उनके यही ट्रोलर्स उनके सबसे बड़े फैन बन गए हैं। क्या एमपी, क्या मिनिस्टर, इवन खुद मोदी जी तक उनको प्रेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाई साहब ऑपोजिशन वालों की तो इस अनाउंसमेंट के बाद मुन्ना भाई के सब्जेक्ट की तरह हालत हो गई है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? दुग्गल भाई साहब तो अलग ही दुनिया में हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके इस वीडियो को देखकर निर्मला सीतारमण ने बजट बना दिया। पर खैर, अब ये सवाल उठता है कि आखिर निर्मला सीतारमण ने इतना बड़ा कमबैक किया कैसे, और क्या वाकई निर्मला सीतारमण भारत के इतिहास की बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर की तरह उभर रही हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण का जन्म ना तमिलनाडु के एक जिले मदुरई में एक अयंगर परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी जो शुरुआती स्कूलिंग थी वो तमिलनाडु से ही की थी और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से किया था। इसके बाद वो इकोनॉमिक्स में ही मास्टर करने के लिए जेएनयू यूनिवर्सिटी में चली गई थी। इसके बाद निर्मला सीतारमण विदेश चली जाती हैं ताकि वो अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सके। और इसके बाद इन्होंने लंदन जाकर एग्रीकल्चर इंजीनियर एसोसिएशन में असिस्टेंट इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करना चालू कर दिया। फिर इसके बाद निर्मला सीतारमण ने प्राइस वाटरहाउस में सीनियर मैनेजर के रूप में काम किया। लंदन में निर्मला सीतारमण ने बहुत छोटे समय के लिए बीबीसी वर्ल्ड के लिए भी काम किया। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो फिर से भारत लौटकर आते हैं और यहां पर आकर वो हैदराबाद में पब्लिक पॉलिसी स्टडी के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर बनकर काम करती हैं। पर साथ ही साथ एजुकेशन में इंटरेस्ट होने की वजह से वो प्रणवा नाम से एक स्कूल भी खोलती हैं, जो कि आज के समय में हैदराबाद में एक रेप्यूटेड स्कूल है। अपने काम की वजह से उन्हें 2003 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का मेंबर बनाया जाता है और यहां पर उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए कई मुद्दों पर काम किया था। 2006 में निर्मला सीतारमण पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचती हैं और 2008 में बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, जिसके 2 साल बाद ही बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर बन जाती हैं और उसके 2 साल बाद यानी कि 2010 में वो बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन बन गई थी। ये ग्रोथ बहुत तेज थी। अपने कामों की वजह से धीरे धीरे बीजेपी में इनका कद बढ़ता जा रहा था और इसी कारण से 2014 में निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की सांसद भी बनाई गई। नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट होती हैं, जिसके कारण ये इंडिया की पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर भी बनती हैं। अपने टेन्योर में इन्होंने इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, इजिप्ट और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ कुछ क्रूशियल मीटिंग्स भी की थी और सिंगापुर में एशियान मीटिंग भी अटेंड की थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मीटिंग होती है। और उसी समय निर्मला सीतारमण का फाइटर जेट में उड़ते हुए ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। परंतु नरेंद्र मोदी के दूसरे टर्म में फाइनेंस डोमेन में एक्सपर्टीज होने के कारण निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है और पिछले 2 टर्म से अब तक वही फाइनेंस मिनिस्टर है। उनके टेन्योर में इंडिया ने इकोनॉमिकली तेजी से ग्रोथ की है, जिसके कारण उन्हें बहुत सराहना मिली है। पर बावजूद इसके उन्होंने ऐसे कई इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू टैक्स, जिसके कारण उनको बहुत क्रिटिसिज्म और हेट मिलने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि खुद बीजेपी के कोर वोटर्स निर्मला सीतारमण को पसंद नहीं कर रहे थे। तो चलिए पहले आपको उस हेट के दर्शन करवाते हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण को ट्रोल करना, मजाक बनाना भारत में ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका था एक समय। सीतारमण को टारगेट करते हुए कई लोगों ने अपनी ट्रोलिंग स्किल्स दिखाई हैं, मीम्स बनाए हैं। पर कॉमन मैन से पहले बड़े बड़े लीडर्स की ट्रोलिंग स्किल्स मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा ने सीतारमण को ट्रोल करते हुए जीएसटी को गब्बर सीतारमण टैक्स कहा था, यह बोलते हुए कि यह सिस्टम ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स और फार्मर्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बर्डन बन गया है। पवन खेड़ा भाई साहब का कहना था कि 90 महीने के बाद भी नए नए सर्कुलर्स आ रहे हैं जो टैक्स स्ट्रक्चर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। राहुल गांधी जो आजकल दलित और पिछड़ा बोले बिना शौच त्याग भी नहीं करते हैं, उन्होंने तो बजट में भी बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज को किसी ना किसी तरीके से घुसा दिया। अगर बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं।
राहुल गांधी यही नहीं रुकते, टैक्स को वो आम आदमी की छाती और पेट पर मारे हुए छुए के बराबर बताते हैं। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। परंतु पॉलिटिक्स से अलग फॉर्मर इन्फोसिस सीएफओ मोहनदास पाई ने निर्मला सीतारमण को ट्रोल करते हुए सीधा निशाना साधा था और कहा था कि ये सिली और कॉम्प्लेक्स है, ये टैक्स की ओर ले जाएगा। मोहनदास पाई ने यह भी बोला था कि ये सिटीजन्स को होस्टेजेस टू रेंट सीकिंग ऑफिशियल्स बना रहा है और एंडलेस डिस्प्यूट्स क्रिएट करने वाला है। कर्नाटका के मंत्री प्रियंका खड़गे ने तो सितंबर 2024 में निर्मला सीतारमण का फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन तक मांग लिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को टारगेट करते हुए। खड़गे, जो कि इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय रहे हैं, उन्होंने तो इसे टैक्स टेररिज्म का नाम दे दिया था, इसे खत्म करने की बात की थी और जीएसटी का फुल फॉर्म गिव सीतारमण टैक्स बताया था। अब इंडिया अलायंस वाले किसी गेम को खेलें और उसमें केजरीवाल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो बजट सेशन से पहले ही केजरीवाल ने मिडिल क्लास पर्सन को टैक्स का विक्टिम घोषित कर दिया था। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने तो कहा था कि उन्हें इस कॉम्प्लेक्स मल्टी रेट स्ट्रक्चर वाले इस इनडायरेक्ट टैक्स के सिंप्लीफिकेशन की ज्यादा उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि जीएसटी एरा ने इस पूरे देश में एक नई टैक्स की लहर छेड़ दी है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पर हीटेड डिस्कशन के दौरान कहा था कि उन्हें तमिलनाडु की सड़कों पर मॉक किया गया था क्योंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वो हिंदी सीखना चाहती थी। अंग्रेजी में कहे गए उनके शब्द थे, दे आर अपोज टू हिंदी इम्पोजिशन, आई वॉज मॉक्ड फॉर वांटिंग टू लर्न हिंदी इन द स्ट्रीट्स ऑफ तमिलनाडु। और हद तो तब हो गई जब ऑपोजिशन लीडर्स के बाद बीजेपी का खुद का लॉयल वोटर बेस भी निर्मला सीतारमण को टारगेट और ट्रोल करने लगा। मिडिल क्लास वर्ग भी सीतारमण से पूरी तरीके से अपसेट था। नवंबर 2024 में निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास की रिलीफ रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज तो किया था पर फुलफिल नहीं किया था। ट्विटर पर एक यूजर ने जब ये कंसर्न रेज किया था कि मिडिल क्लास लोगों पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब भी सीतारमण ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ ऐसे रिस्पॉन्सेस से तो मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने से रही, तो बीजेपी सपोर्टर्स और वोटर्स ने, जो बाय द वे बहुत बड़ी संख्या में मिडिल क्लास से हैं, उन्होंने सीतारमण को वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया और सबसे भयानक तरीके की ट्रोलिंग सीतारमण ने झेली उस समय। सोशल मीडिया पर पूरी ट्रोलिंग ब्रिगेड ही सीतारमण के अगेंस्ट आ गई थी। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल जैसे कि ब्रांड वॉच, हूटसुइट और मेंशंस ये दिखाते हैं कि निर्मला सीतारमण को काफी भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। डेटा ये बताता है कि उनके अगेंस्ट नेगेटिव मेंशंस उनके मेल काउंटर पार्ट से काफी ज्यादा होते हैं। सोशल मीडिया पर सीतारमण के मेंशंस का 60% से ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है। सबसे ज्यादा ट्रोलिंग बजट प्रेजेंटेशंस और बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के समय रिकॉर्ड की गई है। पॉपुलर हैशटैग्स जैसे कि सीतारमण फेल्ड एंड रिजाइन सीतारमण कई बार ट्रेंडिंग लिस्ट में आ चुके हैं। परंतु आज कुछ भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अब सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण को गाली देने वाले सेम लोग उन्हें देवी लक्ष्मी के रूप में दिखा रहे हैं, उन्हें इतिहास का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। कैसे हुआ यह ट्रांसफॉर्मेशन, वो आगे देखते हैं। देखिए 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण ने हनी सिंह लेवल का कमबैक किया है और जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उस प्रॉब्लम को उन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इन्होंने 1961 से चले आ रहे टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है और 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों के लिए फुल टैक्स रिजेम्पशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया है। यहाँ भाई साहब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट थी ना, ये 2014 में मात्र 2 लाख थी, जो आज बढ़कर 12 लाख कर दी गई है, यानी कि लिमिट 6 गुना बढ़ गई है। ये कितना बड़ा नंबर होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2005 में ये लिमिट 1 लाख रुपए की थी और 2013 में इसे 2 लाख किया गया था। सरल शब्दों में 8 सालों में ये केवल डबल ही हुई थी। सीतारमण का ये इतना हिस्टोरिक डिसीजन था कि क्या एमपी और क्या मिनिस्टर्स, यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी भी पर्सनली आकर निर्मला सीतारमण को प्रेज करते हैं। यह कितना ऐतिहासिक अनाउंसमेंट है, इसका निर्णय आप स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल से कर लीजिए, जिसमें 1974 से लेकर 2017 तक के टैक्स एग्जम्पशन लिमिट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय देश में 98% टैक्स रेट लगाया जाता था, यानी कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए यदि कमा रहा है तो 98,000 रुपए उसे टैक्स देना होता था। ये टैक्स
था। और आज फाइनली निर्मला सीतारमण ने ये बजट अनाउंस किया है जिसमें 12 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन है। तो हर मिडिल क्लास आदमी के जबान पर सिर्फ यही बात है आज। Very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, for the OBC peoples, for the farmers, and this budget is also very nice budget. इसके अलावा भी इस बजट में काफी सारे इंटरेस्टिंग आउटपुट्स निकल कर आते हैं, जिसमें विकसित भारत के लिए 6 इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स वो डिसाइड किए गए हैं, जिसमें पहला आता है जीरो पॉवर्टी, दूसरा आता है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, तीसरा आता है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, चौथा आता है स्किल्ड वर्कफोर्स विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, पांचवा आता है 70% विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और छठा आता है ट्रांसफॉर्मिंग फार्मर्स इनटू ग्लोबल फूड प्रोड्यूसर्स। इसके साथ ही इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड R&D, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट जैसे क्रूशियल एरियाज में भी हैवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए 2025-26 के बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से 78,572 करोड़ स्कूल एजुकेशन के लिए और 50,077 करोड़ हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन है। खैर, ये वीडियो बजट 2025 को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बट ये जानने के लिए बनाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हेटेड फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे ज्यादा लव्ड फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन गई। पूरा सोशल मीडिया उनकी तारीफ से भर चुका है और आज बहुत से लोग उनको इंडिया की हिस्ट्री का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या एक डिसीजन से ही इन्हें वाकई बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का टैग दिया जा सकता है? क्या निर्मला सीतारमण सचमुच भारत के इतिहास की सबसे अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर हैं? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है? देश की इकोनॉमी को तेजी देना, महंगाई को कंट्रोल में रखना, लोगों पर टैक्स के बर्डन को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट पेश करना, फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करना, विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा करना और यदि कोई आपदा की स्थिति हो तो देश की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा लेना। काम तो और भी बहुत होते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले, आपदा के समय इकोनॉमी संभालना। याद कीजिए कोविड एरा का वो समय जब दुनिया भर के बड़े से बड़े देशों की इकोनॉमी चरमराने लगी थी। यूके में उस समय 1948 के बाद का सबसे बड़ा रिसेशन फेस किया था, जहां उनकी इकोनॉमी 3 महीनों में 20% से गिर गई थी। वहीं जर्मनी भी रिसेशन में चला गया था, जिसमें जीडीपी 13% श्रिंक हो गई थी। कनाडा का इकोनॉमिक आउटपुट अप्रैल से जून के बीच 11.5% श्रिंक हुआ था, जो 1961 के बाद का सबसे बड़ा डिक्लाइन था। फ्रांस का इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन तो और भी ज्यादा था, 13.8%, जिससे वहां अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ गया था। G7 के सभी देशों की इकोनॉमी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी थी। पर इंटरेस्टिंगली, जब पूरी दुनिया डूब रही थी, IMF भारत की इकोनॉमी को दुनिया का इकलौता चमकता हुआ सितारा कह रहा था। और इस सब का क्रेडिट ना निर्मला सीतारमण को एक बहुत बड़े लेवल पर जाता है, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया, जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स इतना कम कर दिया कि भारत विश्व में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स देने वाला देशों में आ गया। इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए गए थे, ताकि जल्द से जल्द इंडिया इस डिजास्टर से बाहर निकल सके। और इसी कारण जहां कई देशों की इकोनॉमी डूब गई थी, वहीं पेंडेमिक के अगले ही साल भारत की इकोनॉमी 20.1% से बढ़ गई थी। चलिए बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, तब यूपीए के समय किए गए पाप भारत के बैंकिंग सेक्टर को ऑलमोस्ट डुबो चुके थे। एनपीए अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए थे, कई बैंक्स बंद हो जाएंगे ऐसी न्यूज थी और लोग सड़कों पर अपने पैसों के लिए खड़े थे, रो रहे थे। मुंबई के गिरगांव में सिटी कोऑपरेटिव बैंक के बाहर कल देर रात तक तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये वो लोग जो बरसों से इस बैंक में अपना पैसा जमा करते रहे, लेकिन अचानक खबर मिली बैंक में जमा अपना ही पैसा निकाल नहीं सकते। मेरे पिताजी पैरालिसिस में 4.5 से 5 लाख रुपया एफडी है, जिसके ब्याज के वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। जो आदमी पेंशन पे खाते, जो एफडी का ब्याज पे घर चलाते, वो अभी आज से क्या करेंगे? इस स्थिति को ठीक करने के लिए निर्मला सीतारमण ने कई स्टेप्स लिए। 10 पब्लिक बैंक्स को मर्ज किया गया और आज जो बैंक डूब रहे थे वही बैंक्स हेल्दी हैं। एनपीए ड्रास्टिकली घट चुका है और बैंकिंग सेक्टर सेफ है। चलिए महंगाई की बात करते हैं। इस ग्राफ को देखिए। 1986 से लेकर 1998 तक 13 सालों में एवरेज महंगाई दर 9.59% थी।
अगर राउंड ऑफ कर लें तो 10% मान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय महंगाई पर कुछ काबू था, पर इसके बाद 2005 से 2013 तक 9 सालों में भारत की महंगाई दर एवरेज 8.5% थी और 2014 से अब तक फिर से भारत की महंगाई बहुत कम है, जिसमें निर्मला सीतारमण के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.5% से कम है, वो भी कोविड के समय में। यह डेटा साफ दिखाता है कि भारत के स्वाधीन इतिहास में महंगाई को हैंडल करने के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण वन ऑफ द बेस्ट रही हैं। यदि स्कैम की बात करें तो अब तक निर्मला सीतारमण के नीचे कोई भी स्कैम रिपोर्ट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लोगों पर टैक्स बर्डन घटाने में तो खैर हिस्ट्री क्रिएट की गई है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं। मई 2008 में भारत के पास 312 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा थी। अप्रैल 2014 में ये घटकर 309 बिलियन डॉलर रह गई, यानी इतने सालों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा नहीं था, घटा था। अब इसकी तुलना में कोविड के बाद से भारत का फॉरेक्स रिजर्व देखें तो वो लगभग 500 बिलियन डॉलर से बढ़कर एक बार 700 बिलियन डॉलर तक पार जा चुका है, जो कि भारत के लिए हिस्टोरिक है। इसके अलावा कई वर्षों से बजट ऐसा आ रहा है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला है। नई सुपरफास्ट ट्रेन्स आ रही हैं, असंख्य टनल्स का निर्माण हो रहा है, सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज बन रहे हैं, अनेकों एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, क्योंकि बजट में एलोकेशन उसी हिसाब से किया गया है। हाँ, सरकारी स्कूल अभी भी बर्बाद हालत में जरूर हैं, पर वो डायरेक्ट राज्य सरकार के नीचे आते हैं। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी को तेजी देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा, जैसे कि भारत के बढ़े हुए फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाना, पीएलआई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना जिसमें 1.5 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुका है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम और ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं। यदि डेटा को देखें तो अरुण जेटली के समय एवरेज जीडीपी ग्रोथ भारत की 5.5% से 6.5% रहती थी। पी चिदम्बरम के समय जीडीपी ग्रोथ 5% से 6% रहती थी और अब निर्मला सीतारमण के टेन्योर में यह बढ़कर 6.5% से 7% रह रही है। 2014 में भारत के पास चंद स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1,40,000 से ऊपर हो चुके हैं। यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें से बहुत कुछ निर्मला सीतारमण के अंडर ही हुआ है। देखिए, भारत के विकास में ना कम अधिक हाथ हर किसी फाइनेंस मिनिस्टर का है, पर इन पैरामीटर्स और आंकड़ों को ध्यान में रखकर देखें तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण भारत की सबसे सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। कोई दूसरा आसपास भी नहीं रहा है। सीतारमण को टैक्स के इशू पर बहुत ट्रोल किया गया है और उन ट्रोलर्स की लिस्ट में मैं खुद था, पर यदि हम फैक्ट्स पर बात करें और फाइनेंस मिनिस्टर का जो काम होता है उसे देखें आंकड़ों के साथ, तो पिक्चर बहुत बदल जाती है। आंकड़ों के अनुसार निर्मला सीतारमण निर्विवादित रूप से भारत के इतिहास की बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ सपोर्ट करें हमें patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आप उनके एड्रेस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।